अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन ख़ान हूँ और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज है 23 मार्च 2025। तो हस्बे मामूल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ शुरू कर रही हूँ। फिर उसी तरह के अमेरिका की ही एक न्यूज़ है कि अमेरिकन सदर का जो जौहरी मुज़ाकरात के सिलसिले में जो लेटर गया था ईरान को, वो उसने कहा है कि ये एक लेटर नहीं था, ये एक थ्रेट थ्रेट किया गया था। इस लेटर में हमें ईरान ने कहा है और ईरानियन फॉरेन इन्वेस्टर ने कहा है कि हम इसका जवाब इसको ज़रूर देंगे। तो बहरहाल इनके हालात जो हैं वो आपस में काफ़ी कशीदा जा रहे हैं, अमेरिका और ईरान के। तो एक और भी इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कि आपको मैं रोज़ ही बता रही हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म की वॉर्स इसराइल में और यमन में, इधर उधर कंट्रीज़ में जो हो रही हैं, उसी सिलसिले में है कि ईरान इसराइल की गज़ा पर उसने बड़ी शिद्दत के साथ वहशाना, जिसे अल्फाज कहा जाता है, उस तरीके से उसने बमबारी की है, इतनी बॉम्बिंग की है कि 59 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और फ़लस्तीनियों का एक वाहिद कैंसर हॉस्पिटल था वहाँ पर गज़ा में, जो कि इन्होंने बिल्कुल उसको तबाह कर दिया है। और एक ही हॉस्पिटल होने की वजह से सारे जो लोग थे उस वहाँ के, वो सारे उसी में जाते थे। अब उनके वो भी एक आसरा था वो ख़त्म हो गया है। और आपको मालूम है कि अगर कैंसर हॉस्पिटल भी ना रहे और हर इंसान जो है वो इतनी महंगी मेडिसिन्स और महंगा ट्रीटमेंट जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में वो फेस नहीं कर सकता। तो अब वो लोग जो हैं वो बेचारे जो भी इसके पेशेंट हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इसको फेस करेंगे। और ज़ाहिर है कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कि आम जगह पर ट्रीटमेंट भी नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो गई है। और अब बाकी इसको अरब मीडिया जो है वो भी ये बता रहा है कि इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि 5% जो हैं वो उनके भी इसमें हलाक हो गए हैं। और कैंसर हॉस्पिटल जो था जिसका मैं अभी आपको बता रही थी, वो 2017 में तुर्की की मदद से तैयार हुआ था। और उसके ऊपर जो ख़र्चा उस वक़्त आया था, उन्होंने जो खर्च किया था वो उन्होंने किया था 3 करोड़ और 40 लाख डॉलर की मदद से। और वो भी इसकी दोबारा बिल्ड हुआ था। ये एक दफ़ा जो था वो पहले भी ख़त्म हो गया था और अब ये जो मैं आपको 2017 का बता रही हूँ कि जिसमें तुर्की ने हेल्प की, तो वो ये दोबारा बिल्ड हुआ था और अब फिर वो जो है वो सारा जो है वो तबाह हो गया है। तो उसमें जो है वो जितने पेशेंट भी थे और डॉक्टर्स और नर्सेस वगैरह सारे, वो भी सारे काफ़ी हद तक हलाक हो चुके हैं। क्योंकि ज़ाहिर ऊपर जब बिल्डिंग के ऊपर बॉम्बिंग होगी तो अंदर जो पेशेंट बच्चे हैं वो भी बेचारे उससे मुतासिर हुए हैं, कुछ ज़ख्मी हो गए हैं, कुछ मर गए हैं। और डॉक्टर नर्सें भी उसमें कुछ ज़ख्मी हो गए हैं और कुछ मर गए हैं। तो ये इन्होंने किया है। फिर उसके बाद और यहाँ जो है वो इसकी सालाना जो 10,000 पेशेंट का इस हॉस्पिटल में एवरी ईयर जो ट्रीटमेंट होता था वो 10,000 पेशेंट का होता था। तो इसराइल ने रफ़ा के इलाके में भी बमबारी की है और जिससे कि ज़मीनी और शुमाली जो कि साउथ का उनका इलाका है उस पर भी ऑपरेशन किया है, जिससे कि फ़लस्तीनी फिर से उस इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग की है। हालांकि इसराइल ने कहा था कि हम जो है वो जंग बंद कर रहे हैं, इसके बावजूद इन्होंने ये किया है। और एक जो UNO है, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए फ़लस्तीन व महाजरीन, ओनबरा के जो कमिश्नर हैं मिस्टर फिलिप, उसने बताया है कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा UNO के 5 जो इमदादी काम करने वाले बंदे थे वो भी इसमें हलाक हो गए हैं। और ओनबरा के 284 अफराद हलाक हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है,
जिसमें कि डॉक्टर नर्सें मौजूद हैं। ये मिस्टर फिलिप ने बताया, जो कि वहाँ के जनरल कमिश्नर हैं। और इस तरह फिर एक और भी न्यूज़ है, वो भी इंटरनेशनल है कि यूक्रेन के जो कि रूस पर ड्रोन हमले हुए हैं, उसमें उनकी जो यूक्रेन की स्ट्रैटेजिक थी कि जो बॉम्बिंग है वो एयरफील्ड उनकी जो है उसको तबाह किया जाए। तो इस तरह इन्होंने इस पर हमले किए, जिससे कि एक बड़ा धमाका हुआ है। और सुबह के वक्त ही बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इतनी ज़्यादा आग थी और इतने ज़्यादा शोले थे, इतनी ज़्यादा आग की बिल्कुल इस तरह था जैसे आग की ही छत बनी हुई है, आसमान नज़र ही नहीं आ रहा था। ये आलम था सुबह के आलम में ना। तो इस तरह का इसने अटैक किया है, जिसमें कि 132 ड्रोन जो है वो भी इसने रूस ने इसके मारे हैं उसके जवाब में। जो कि यूक्रेन ने पहले हमला किया, फिर रूस ने इसके रिटर्न इसको जवाब देने के लिए ड्रोन से 132 ड्रोन के साथ एकदम इसके ऊपर हमला किया है। और रूस ने उस इलाके पर जो है, जो रूस के इलाके में यूक्रेन ने हमला किया, उस इलाके में रूस ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों का, मैंने बताया दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है। तो हालांकि आपको काफ़ी वीलॉग से बता रही थी कि जो ट्रम्प है वो इनकी जंग बंदी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। और उसने कभी पीछे 2 घंटे और 28 मिनट जो थी कल के वीलॉग में मैंने बताया था कि उसने रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसके साथ प्यूटन, उसके साथ बातचीत की थी इसी सिलसिले में। इसके बावजूद भी ये काम हो गया है, यानी कि बाज ही नहीं आ रहे। और वो जो है जो ज़ेलेंस्की है, एक्चुअली इसको दूसरी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की काफ़ी हेल्प है और वो लोग उसको हथियार भी पहुंचा रहे हैं, इमदाद भी पहुंचा रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी दे रहे हैं। इसलिए वो उनके सर के ऊपर चढ़कर और वो कहता कुछ और कर कुछ रहा है ना। तो ये इस तरह के बहुत ज़्यादा हालात इनके ख़राब हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा जंग हो रही है, और जिसमें कि पब्लिक मर रही है, उधर की हो, रूस की हो या यूक्रेन की हो, आम पब्लिक उसमें मर रही है और आम लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। और आम बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, जो मेन चीज़ है, उनको ये लोग टारगेट करके उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और पूरा इस तरह से लग रहा है बंजर और सारी सारी जगह पर बस टूट फूट हुई है, सारा जैसे मुल्क तबाह हुए पड़े हैं, ये हालत हो गई है। और लोग जो हैं वो, आपको पता ही, अभी तक सर्दी का मौसम जारी है और इसमें बड़े परेशान हैं। उनके लिए ना उठने ना बैठने की जगह है, ना खाने पीने की जगह है। तो ये सिलसिला जारी है। फिर उसके बाद बहरी जहाज़ों ने भी एक और भी इन्होंने काम किया है कि अमेरिका ने चीन और ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी हैं। तो और एक्चुअली अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर कंट्री बने। हालांकि वो वैसे, मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ, इनको भी खबर होगी, मैं तो बड़े छोटे लेवल पे बता रही हूँ। तो इन लोगों की तो इंटेलिजेंस और CIA बड़ा अहम काम करती है। तो न्यूक्लियर कंट्री वो बेसिकली अंदर से बन गया होगा, इसीलिए वो अमेरिका को इतना फ्रीक्वेंटली थ्रेट करता है। अदरवाइज अगर जिसके पाँव के नीचे अपनी ज़मीन ना हो, वो कभी थ्रेट नहीं कर सकता। तो जैसे पाकिस्तान हालांकि न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन वो फाइनेंशियली इतना वीक है अपने खाने पीने की वजह से और करप्शन की वजह से कि हर वक्त भिखारियों की तरह मांगते रहते हैं। तो ये जो खामनाई है, ये तो खैर मांगता नहीं है, वो तो एक रिस्पेक्टेबल इंसान है और वो बड़े धड़ल्ले से रहता है और अपनी कौम को भी रहने देता है, और इसी तरह वो थ्रेट करता है। उसके ये रीजंस हैं। तो इन्होंने इसी तरह जो कि इन्होंने प्यूटन ने कहा है कि इसको पाबंदी आयद की, इसमें इसके ऊपर प्यूटन की जो ऑयल रिफाइनरी है, इसकी कंपनियों पर भी पाबंदी आयद की हैं और कहा है कि तुम लोग ये सारा पैसा इन चीज़ों के ऊपर लगा रहे और तकरीबी कार्रवाई और जौहरी तवानाई पर खर्च कर रहा है, ये अमेरिका ने इनको कहा है। और बहरी जहाज़ों और जहाज़ों पर भी पाबंदियाँ सख्त आयद कर दी हैं।
तो ये इस तरह की इसने अभी नई पाबंदियाँ ट्रम्प ने लगाई हैं। और फिर उसके बाद एक और भी न्यूज़ है कि ट्रम्प ने 6th जनरेशन का लड़ाका तैयारा जो है वो उसकी तैयारी का बोइंग कंपनी को ऑर्डर दे दिया है, उसने साइन कर दिए हैं। और उसने ये कहा है कि ये तैयारा इस तरह का तैयार होगा जो उसके उसको पीछे छोड़ जाएगा F-47 को। और ये व्हाइट हाउस में ये जितने जर्नलिस्ट थे उनको ये इंटरव्यू देते हुए ये बता रहा था कि मैंने ऐसा तैयारे का हुक्म दिया जो कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी इसमें फिक्स होंगी और इसमें सारा हथियार का, बॉम्बिंग का और स्कैनिंग का, हर किस्म के जितने भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सारी इसमें तैयारे में होंगी। और ये बहुत दुनिया का महंगा तरीन ये जहाज़ बनेगा। और ये F-47 की जगह पर इसको 6th जनरेशन का नाम दे रहा है, जिस पर के जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि उससे क्वेश्चन किया क्या हम इसको ट्रम्प 47 प्रेसिडेंट का नाम दे सकते हैं। तो उसने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं, ये नाम भी दिया जा सकता है। तो ये इसने बोइंग जो कंपनी है अमेरिका की प्लेन बनाने वाली, ये उसको इसका जो है प्रोजेक्ट उसको दे दिया है। तो वो अब इसका तैयार कर रहे हैं और कहता है कि ये तैयारा इस तरह का तैयार होगा और इतनी तेज़ी में भी जाएगा और इसमें इतने जदीद, इतने लेटेस्ट इसमें मशीनरी हर चीज़ फिक्स होगी कि पूरी दुनिया के लिए ये एक हैरानकुन तैयारा बन जाएगा। तो बन क्या जाएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एटम बम शम ही होंगे, दुनिया की तबाही के लिए होगा और क्या होगा। उसमें कोई टॉफ़ी बिस्कुट तो नहीं फेंकेगा ना ऊपर से, तो मज़ीद दुनिया की तबाही के लिए ये होगा। तो इस तरह का ये जो है जदीद वो चीज़ें तैयार कर रहे हैं। और कहता है कि इसके ऊपर इतना पैसा लगेगा कि दुनिया में आज तक किसी जहाज़ के ऊपर इतना पैसा ही नहीं लगा होगा। और ये एक मिसाल बन जाएगा पूरी दुनिया के लिए। ये ट्रम्प के लफ्ज़ है कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। चले देखें, शायद हमारी ज़िंदगी में ही बन जाए, तो देख लें हम भी। और दूसरा एक और भी लेटेस्ट न्यूज़ है कि ईरान के आयतुल्लाह ख़ामनी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी हमाकत की तो इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये अभी ख़ामनेई ने अपनी स्टेटमेंट दी है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका जो है वो ज़रा सोच समझ के ईरान के साथ स्टेप ले, क्योंकि ये बाकी मुल्क नहीं है जो डरते हैं। ईरान जो है वो, उसने तो अभी आपको मैंने शायद कल के वीलॉग में ही बताया था कि एक इन्होंने वो किया, न्यूक्लियर का टेस्ट किया है बॉम्ब का, जो कि कहा ये गया है कि जो कहा ये गया है कि अर्थक्वेक आया है 4.8 अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें क्लोज टू 5 के मैग्नीट्यूड के करीब। लेकिन कहा ये जा रहा है ज़्यादातर कि ये इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो फिर उसके बाद जिसमें कि लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि अमेरिका आने के लिए, उसमें थोड़ी सी उसकी पॉलिसी के ऊपर बात कर लेती हूँ कि अभी एक नई स्टेटमेंट आई है कि अमेरिका वीज़ा पॉलिसी का जायज़ा ले रहा है। यानी कि जो ट्रम्प ने वीज़े के सिलसिले में अपनी पॉलिसी दी थी तो उस पर काफ़ी दुनिया परेशान है, जो कि ट्रम्प को भी पता है इस बात का, क्योंकि लोग जब यहाँ आते हैं और अपनी अपनी फैमिलियों को छोड़ के, घर बार छोड़ के इतने इतने सालों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ वीज़ों पर बैठे हुए हैं, तो वो एकदम कुछ चले गए हैं, कुछ जाने के लिए इन्होंने लिस्टें तैयार की हुई हैं भेजने के लिए। तो इसके ऊपर अब वो जायज़ा ले रहे हैं। और इनकी जो तर्जमान है टीमा ब्रूस, उसने अपने स्टेटमेंट दी है खिताब करते हुए। उसने कहा है कि जो अमेरिकन महकमे ख़ारजा की तर्जमान है, उसने कहा है कि जो भी इससे पूछा जा रहा है वो आज नहीं हो रहा, ये पहले से फ़ैसला किया गया था।
और हम इस पॉलिसी के ऊपर हम दोबारा जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी येलो लिस्ट में डाला गया है और पाकिस्तानियों को भी भेजना है और भेजा भी गया है कुछ को। तो इस सिलसिले में हम इसका इसलिए जायज़ा भी ले रहे हैं कि इसमें देखा जाए कि क्या किसको भेजना ज़रूरी है और किसको नहीं, क्या किसके क्रिमिनल ज़्यादा उनके हालात थे या वो कौन कौन से वीज़ों पर आए, क्योंकि जो अमेरिका में इस वक्त लोग रह रहे हैं जिनकी शहरियत है और जो यहाँ पर हैं रेजिडेंशियल हैं, उनके लिए हमने उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सारी पॉलिसी बनाई है ताकि वो सही तरीके से और एक उनकी हिफाजत के ज़रिए उनको इस कंट्री में रखा जाए और किसको भेजा जाए। इस सिलसिले में हम दोबारा इस पॉलिसी के ऊपर एक जायज़ा ले रहे हैं। पॉसिबल है कि इसको कुछ समझाया गया हो ट्रम्प को, ये मैं अपने पास से कह रही हूँ, और फिर उसके बाद ही इसके हुक्म के बगैर तो नहीं वो लोग भी जायज़ा ले सकते। इसने कुछ इस किस्म का हुक्म दिया होगा तो फिर वो तर्जमान जो है कि उन्होंने इमिग्रेशन वाले वो सारा की जो लिस्टें तैयार हुई हैं इन लोगों ने की हैं, उसके ऊपर वो दोबारा एक अपना फिर से जायज़ा ले रहे हैं। तो अल्लाह करे इसमें कुछ बेहतर हो जाए हालात, तो सबके लिए सब सुकून से बैठे आराम से ना। तो बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ के बाद हम मेरा ख्याल से कि थोड़ा सा इसके ऊपर भी आ जाएं, डोमेस्टिक के ऊपर भी आ जाए, नहीं तो व्लॉग लंबा हो जाएगा और आप लोग भी सुन सुन के तंग आ जाएंगे। तो डोमेस्टिक न्यूज़ में ये है कि आपको पता ही है कि मरीम सफदर साहिबा जो हैं वो वहाँ पर गई हुई उम्रा करने के लिए, और वो आजकल ही आने वाली हैं, मगर यहाँ शायद फ्लाइट आ गई हो, यहाँ आने वाली है। और शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए हैं। फिर उसके बाद वो आपको कल भी बताया था कि काफ़ी लंबी बारात लेकर गई हैं 60 लोगों की, और कहा जा रहा है कि इससे भी शायद ज़्यादा हो सकती है। तो ये एयरलाइन से लिस्ट आई थी जिसमें कि वो भी बाद में पहुंच गए हैं हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, तो उनका भी जाना तो ज़रूरी था ना, आपको पता ही है। फिर उसके बाद इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट करने के लिए काम किया है कि जो कि डिसेबल लोग हैं या इस तरह के बच्चे हैं उनको 40,000 ईद का तोहफ़ा दिया जाएगा। अब ईद का तोहफ़ा तो मिल जाएगा, ज़्यादा 2-4 हज़ार बच्चों को मिल जाएगा और वो 40,000 का बजट तो प्रूव हो जाएगा। और वो 40,000 का बजट कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स जेबों में जाएगा, और कहाँ जाएगा। अब 40,000 बच्चों का जो बजट है वो आएगा भी पता नहीं है करोड़ों में डालते हैं या ये अरबों में डालते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर साइन होके उतना पैसा तो खजाने से निकल आएगा। अब वो बच्चों बेचारों को क्या जाना है सारा ना पैसा, वो तो जाएगा इन लोगों की जेबों में। तो इस बहाने से आते ही इन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो रहा है। तो फिर एक और बलूचिस्तान में आपको पता ही है कि हालात सही नहीं हैं, और जो बलूचिस्तान है उसके काफ़ी कशीदा हालात हैं, जिसकी वजह से कि जो जरदारी है उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो एक्चुअली इसको दूसरा एक अलग पाकिस्तान से प्रोविंस बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान के हिस्से से ही कटवाना चाह रहा है इसको। क्योंकि इन लोगों ने तो पैसा लेना होता है, जिसके पास मर्जी जो मर्जी चला जाए, बेच दो, जो मर्जी करो, इन लोगों को पैसा चाहिए हर सूरत में। तो आज वहाँ पर इंटरनेट भी बंद रहा है, और आपको पता है कि इंटरनेट बंद होने से लाखों अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हो जाता है। सब लोग इंटरनेट के ऊपर ही बिजनेस भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, काम सारे हो रहे हैं। इसके बगैर तो अब की जो लाइफ, अब की जो दुनिया है, पहले तो इसके बगैर गुजारे होते थे, वो लाइफ दुनिया और तरह से बनी हुई थी। अब जो सारा सिस्टम है वो तो सारा इंटरनेट पर आ गया है। तो वो पूरा दिन इंटरनेट बंद होने से काफ़ी नुकसान भी वहाँ पर हुआ है, फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ है, लोग भी बहुत अपसेट हैं। और फिर उसके बड़ी बात यह है पूरे पाकिस्तान में पानी की सख्त शिद्दत से जिसे कि कमी वाक़या हो रही है। आपको कल भी मैंने शायद बताया था कि हर दरिया में जो पानी है वो बहुत कम हो गया है, और उसकी जो एक लेवल होता है वो बहुत नीचे चला गया है, और जिसकी वजह से ऊपर से गर्मियों का सीज़न आने लगा है और पानी ऑफ कोर्स ज़्यादा यूज़ होगा।
तो इन लोगों ने इसकी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। ये लोग तो अपने ही सीटों पे लगे हुए हैं और खाने पीने के चक्करों में लगे हुए हैं, और जो कि इसकी बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो गई है और अभी और होनी है। जिस लेवल पर पानी आ गया है, और ख़ास तौर पर दरिया सिंध का पानी का भी मसला पैदा हो गया है। तो इधर से नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि वो अभी भी बड़े वो हुए हुए हैं, पॉलिटिक्स में इन हुए हुए हैं। उन्होंने तो फरमाया था कि वोट को इज्जत दो, तो वो इसको तो भूल गए और वो अब बूट को इज्जत दे रहे हैं। जो पाकिस्तानी कौम है, वो चाहे पाकिस्तान में है या ओवरसीज है, वो सब ये कह रहे हैं कि ये तो कहा बंदा कहता था कि वोट को इज्जत दो, और तो ये तो बूट को इज्जत दे रहा है। तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि इसका क्या मतलब निकलता है। अब इस सूरत हाल में लोगों के दिलों में उनके लिए वोट को इज्जत कहाँ देनी। अब तो लोग इनसे बाकायदगी से जो इजहार करते हैं और बात करते हैं, वो तो एक नफरत का इजहार करते हैं कि अब हमें इनसे बाकायदा नफरत पैदा हो गई है। ये हालात हैं इनके सिलसिले में। तो इनको तो अब जिंदगी भर अगर ये कहें कि इलेक्शन जीत कर आए, तो वो तो ये नहीं आ सकते। वो तो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई मेन बंदा अपने हाथ में रखे, जैसे अभी रखा हुआ है, तो फिर ही सीटों पर बैठ सकते हैं, और जैसे बैठे भी हुए हैं। अदरवाइज तो ये सही तरीके से तब भूल जाएं कि ज़िंदगी में दोबारा ये इलेक्शन जीत कर आएंगे। ये कभी नहीं अब हो सकता, क्योंकि इन्होंने जितना पाकिस्तानी लोगों के ऊपर और पाकिस्तानी आम आवाम के ऊपर इन लोगों ने ज़्यादतियाँ करवा दी हैं। किसी की बहन, बेटी, माँ, किसी को नहीं छोड़ा। रोज़ सुनने में आता है, रोज़ न्यूज़ में आता है कि जी फलाने को उठा के ले गए, फलाने को मारा है, फलाने का घर तोड़ दिया है। तो उस सूरत हाल में तो ऐसी जमात को कोई नहीं वोट देता और ना कभी अब देगा। तो जनरल आसिम मुनीर के सहारे कितने साल बैठ जाएंगे? 2 साल, 3 साल मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही गुजर जाता है। उसके बाद इनका क्या बनेगा और इनकी बेटी का भी क्या बनेगा? थोड़ा सा इन्होंने कभी इस सिलसिले में मेरे ख्याल से कभी सोचा नहीं है। इनको सोचना चाहिए। तो ये थी चंद न्यूज़ थी डोमेस्टिक में, का मैं आपकी नज़र कर दूं। तो इंशाल्लाह कल फिर नए वीलॉग के साथ और नई न्यूज़ के साथ मिलते हैं। तो मैं हर दफ़ा अपने चैनल का आप लोगों को याद दिलाती हूँ, नए सुनने वाले भी हैं वो भी, कि यूट्यूब में सर्च में जाके 7RYK लिखिए, मेरा चैनल निकल आएगा। और इसको हो सके तो इसके बेल के बटन को भी हाथ लगा दीजिएगा। और अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का, मैं काफ़ी आप लोग के व्यूज़ पढ़ रही हूँ, जो आप लोग व्यूज़ दे रहे हैं मैं पढ़ रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो सारे ही अच्छे आ रहे हैं। किसी ने भी कोई ऐसा इजहार नहीं किया जिससे कि पढ़ने के बाद मुझे कोई मेंटली परेशानी हो। और मेरे वीलॉग भी मैं बड़ा मेहनत से तैयार करती हूँ, और पूरी दुनिया जहान की एक चीज़ पहले रिसर्च करती हूँ, फिर आपको मैं वो वीलॉग बना कर देती हूँ। तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों के व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।